स्वागत है आपका तक्षशिला यूके पे। आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण है जीएस को लेकर के। देखिए अभी लगातार आपकी क्लासेस आ रही हैं, आपने सारी क्लासेस देख ली होंगी। आज क्लास नंबर 22 है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास आपके लिए है। पेपर जो है वो 9 तारीख को कंफर्म है, तो हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। इसमें जितनी मैक्सिमम क्लासेस हो सकेंगी मैं आपके लिए लेके आऊँगा। बाकी आप अपने स्तर से मेहनत करिए, जितनी भी क्लासेस आपकी हो गई हैं सबका रिवीजन करिए और ईमानदारी से काम करते रहिए। सिलेक्शन हो जाएगा, बढ़िया तरीके से काम करिए। आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण है, वो सब टॉपिक आज कवर करने की कोशिश करेंगे जहाँ से पेपर में अमूमन मैक्सिमम केसेस में क्या बनता है, सवाल बनते ही। ठीक है, चलिए पहले हम लोग देख रहे हैं आज लोग स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। देखो यहाँ से कई बार पेपर में सवाल बनता है। ये आपको एक तरीके से चतुर्भुज दिख रहा होगा। देखिए अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत के कोनों में अगर मैं कहूँ तो ये दिल्ली है, भारत का दिल। यहाँ पड़ता है बम्बई, वैश्विक राजधानी। यहाँ पड़ता है चेन्नई, पोर्ट्स वगैरह बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ पड़ता है कलकत्ता। तो इन चारों, या इस तरीके से अगर मैं मिला देता हूँ तो इन चारों को मिलाने वाली एक योजना जिसे स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना कहते हैं, ये सबसे बड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है। तो यानी कि आपको एक तो ध्यान रखना है कि किसे किसे मिलाते हैं, दिल, राजधानी, बम्बई, चेन्नई और फिर कोलकाता। ठीक है, चारों को मिलाने वाली जो आपकी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है, तो सबसे बड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना हमारी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना वो कौन सी है, ये आपकी स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना है। इसके अंदर आपको देखिए NH48 यहाँ आपको दिखाई देगा जो दिल्ली से मुंबई को जोड़ेगा। दूसरा यही फिर NH48 ही है जो आपको मुंबई से चेन्नई जोड़ेगा। ये NH16 है जो आपको कहाँ से जोड़ेगा, चेन्नई से कोलकाता जोड़ेगा। और यहाँ बीच में आपको आगरा जाना पड़ेगा NH19 के साथ, कलकत्ता से आगरा NH19 और ये यहाँ NH44। देखिए कई बार ये भी पूछा जाता है कि कौन कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग इस परियोजना का हिस्सा है, तो आप लोग देख लेंगे 48, 16, 19 और थोड़ा सा 44 यहाँ क्या है, राष्ट्रीय परियोजना का हिस्सा है। ठीक है, अब देखिए चलिए फटाफट इसके बारे में 2-3 मोटी मोटी बातें हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये सबसे बड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है, कितने एरिया में फैली हुई है इसे थोड़ा सा देख ले तो लगभग 5800 प्लस किलोमीटर के आसपास ये है। एग्जैक्ट 5846 किलोमीटर के एरिया में फैली हुई है। कुल 13 राज्य से गुजरती है, ये आपको ध्यान रखना है। कब इसकी शुरुआत हुई थी, 2001 से शुरुआत हुई। उस समय हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने क्या करी थी, इसकी शुरुआत करी थी। देखिए सड़कों के मामले में बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं किसने, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। 2012 में जाकर के क्या हुई, कंप्लीट हुई। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है 2012 में कंप्लीट हुई। और ये किसे किसे जोड़ती है, दिल्ली, बम्बई, चेन्नई, कलकत्ता को ये आपस में जोड़ती है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना बहुत महत्वपूर्ण परियोजना है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी इसमें कुछ नहीं बचता है, ठीक बताने को 6 लेन परियोजना है, बाकी इसकी कोई ज़रूरत है नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें इतनी बातें ध्यान रखनी है। देखिए यहाँ से जो अमूमन सवाल बनता है वो ये कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किस वर्ष शुरू हुई थी, 2001 में। किसने शुरू करी थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। कंप्लीट हुई 12 में। टोटल लेंथ पूछ लेते हैं क्योंकि सबसे बड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना इसलिए महत्वपूर्ण है। कुल 13 राज्यों से गुजरती है और आपको NH का ध्यान रखना है। 48, 16, 19 और 44 यहाँ इसके अंदर क्या होते हैं, शामिल होते हैं। ठीक है ना, ठीक, ये तो वास है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। नेक्स्ट अगर आप देखोगे यहीं पे तो अगली व्यवस्था यहाँ पे है आपकी GT रोड की कर देते हैं। GT रोड आप लोग देख सकते हैं। देखिए ग्रांड ट्रक रोड जिसे बोलते हैं, अंग्रेजों के समय में शेरशाह सूरी ने इसकी शुरुआत करी। शेरशाह सूरी ने इसकी शुरुआत करी, ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए इसे आपका उत्तरापथ, एक नाम क्या मिलता है इसका, उत्तरापथ मिलता है। इसे शेरशाह सूरी मार्ग ये भी बोलते हैं।
या इसी को शाही मार्ग के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, देखो ये शुरुआत में जब बांग्लादेश हमारे पास था तो ये ढाका से शुरू होती थी और उधर पाकिस्तान को होते हुए कहाँ अफ़गानिस्तान तक समाप्त होती थी। लेकिन वर्तमान की बात करें तो ये कोलकाता से चलेगी। ठीक है, कोलकाता से सीधा आपका होते हुए कहाँ इधर अमृतसर को जाकर के ख़त्म हो जाएगी। तो आपको ये ध्यान रखना है, बीच में जालंधर भी आना पड़ेगा, जालंधर, है ना। तो आप लोग ये ध्यान रख सकते हैं, कोलकाता जालंधर वगैरह को होते हुए दिल्ली को होते हुए जाना पड़ता है। तो आप ध्यान रखेंगे आगरा को, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। ये NH आपका हमने देखा था अभी, कलकत्ता आगरा आपने देखा, ये NH 19 था जो अभी आपने देखा, उसके ऊपर ये NH 44 और ये NH 3। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अभी आपका जो GT रोड के अंदर हम 3 NH का इस्तेमाल कर रहे हैं, NH 19, NH 44 और NH 03 का इस्तेमाल कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना GT रोड को लेकर के। इसके बाद आपका गोल्डन ट्रायंगल देखिए, गोल्डन ट्रायंगल देखो, यहाँ पे है आपका क्या, दिल्ली, दिल्ली। इधर आओगे तो क्या है आपका आगरा, और इधर जाओगे राजस्थान में तो क्या है जयपुर। देखो ध्यान रखना, आगरा यूपी का हिस्सा है और जयपुर राजस्थान का हिस्सा है। पेपर में पूछता है कि इन तीनों को क्या करा जाता है, आपस में जोड़ा जाता है। ठीक है, और जब ये आपस में जुड़ेंगे तो आप देखो एक तरीके से क्या बनाते हैं, ट्रायंगल बनाते हैं, और इसी को क्या बोलते हैं, गोल्डन ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। ध्यान रखना, पूछा जा सकता है कौन कौन इसका हिस्सा होता है, दिल्ली, जयपुर और आगरा, इन तीनों को क्या माना जाता है, गोल्डन ट्रायंगल का हिस्सा माना जाता है। लगभग इसकी जो दूरी है वो 720 किलोमीटर की है। इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, आज की क्लास बिल्कुल अंत तक रहना, बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। काफ़ी हो सकता है कि एक या एक से ज़्यादा सवाल भी हमें देखने को यहाँ से मिल जाए। ठीक, नेक्स्ट अगर बात करूँगा आप लोगों से मैं, तो भारत माता परियोजना या भारत माला परियोजना कह सकते हैं हम लोग, उसकी बात करते हैं। देखिए, अगर हम भारत की बात करते हैं तो दो तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि भारत अगर देखोगे आप लोग तो मोटे तौर पे हम लोग ये कह सकते हैं कि जो भारत का हिस्सा है, ये वाला हिस्सा सारा क्या है, सारा तटीय हिस्सा यानी समुद्र से घिरा हुआ है। तो इसके लिए सागरमाला परियोजना चली हुई है बेटा, सागरमाला परियोजना। ठीक है, और ये वाला हिस्सा क्या है, ये सारा स्थलीय हिस्सा है जो दूसरे देशों के साथ क्या करता है, बाउंड्री साझा करता है। तो इसके लिए क्या चली हुई है, भारतमाला परियोजना। ठीक, भारतमाला परियोजना यही तो है। तो जितने भी आपके स्थलीय अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री है, उन सब बाउंड्री को मिलाने के लिए कौन सी परियोजना चली हुई है भारत में, भारतमाला परियोजना चली हुई है। तो वही आपको देखना है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सड़कों को जोड़ने के लिए, उनकी कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए हमने कौन सी परियोजना चलाई है, भारतमाला। ध्यान रखना, तटीय स्थलों पर कनेक्टिविटी या उन्हें जोड़ने के लिए क्या है, सागरमाला परियोजना, और स्थलीय बॉर्डरों को जोड़ने के लिए उस के लिए क्या है, भारतमाला परियोजना। 2015 से इसकी शुरुआत करी, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी शुरुआत कब से हुई है, 2015 से हुई है। और इसके अंदर आप देखोगे तो ये जितने भी ये स्थलीय भाग हैं, जितनी भी स्थलीय स्टेट है, इन सबको मिलाने की कोशिश करी गई है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो आप ध्यान से देख सकते हैं, वैसे ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी लेकिन फिर भी आप मोटे तौर पे देख लेंगे। ये आपकी गुजरात से शुरू होगी, गुजरात से पहुँचेंगे हम लोग राजस्थान, और राजस्थान से पंजाब, पंजाब से ऊपर आपका ये जम्मू, ठीक है, जम्मू कश्मीर वाला एरिया, लद्दाख वाला एरिया। ठीक है, नीचे आओगे हिमाचल प्रदेश, नीचे आओगे तो उत्तराखंड है, उत्तराखंड के बाद नीचे आओगे तो आपका यूपी, यूपी से पहुंचोगे बिहार, बिहार से वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल से ऊपर की तरफ सिक्किम, सिक्किम से हल्का सा ऊपर चलूँगा अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश से नागालैंड, नीचे आऊँगा तो आपका आ जाएगा असम, नीचे आऊँगा तो आपका आ जाएगा मणिपुर, और नीचे पहुँचूँगा तो मिज़ोरम।
ये कुछ इस तरीके से भारतमाला परियोजना बनी हुई है, ठीक है। आपको ध्यान रखना, देखो मोटे तौर पे यहाँ आपसे ये ध्यान रखना कि 15 से शुरुआत होती है और गुजरात से मिजोरम तक ये क्या कर रही है, कनेक्टिविटी बढ़ाने की बात हो रही है। तो ये आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी भारतमाला परियोजना, ठीक है। इसके अलावा इसमें जो टोटल सड़क बनाने की बात है वो 34,800 किलोमीटर बच्चे सड़क बनानी है आपको, ये ज़रूर देखना है। इसके अलावा आपको इसमें बाकी इसमें कुछ भी ध्यान देने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो ये बात आई थिंक बात समझ में आई होगी, इंपॉर्टेंट बात है, देखो महत्वपूर्ण बनेगी। आगे बढ़ूँ अगर मैं, ध्यान कर लेना, ठीक है। मोटे तौर पे इन सब देखने की ज़रूरत नहीं है आपको, बस ये ध्यान रखना कि 2015 शुरुआत हो रही है गुजरात से मिजोरम और लगभग 34,800 किलोमीटर टोटल रोड्स बनेगी इसके अंदर, ठीक है। इसके अलावा देखो यहाँ से एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल और बनता है कोंकण रेलवे को लेकर के, ठीक। कोंकण रेल परियोजना बेटा, कोंकण रेल परियोजना, ये सवाल कई बार पूछते हैं। देखो महाराष्ट्र में पड़ता है कोंकण, तो अगर मैं आपको ये भारत ही दिखा दूँ तो यहाँ ये महाराष्ट्र वाला इलाका है, महाराष्ट्र से गुजरती शुरुआत करते हैं और नीचे पहुँचते हैं गोवा, और गोवा के नीचे पहुँचते हैं कर्नाटक, ठीक है, और नीचे आता है केरल। तो आप लोग एक चीज़ का ध्यान रखना, ये जो कोंकण रेलवे परियोजना है ये कितने राज्यों में फैली हुई है, महाराष्ट्र, इम्पोर्टेंट बात है, महाराष्ट्र से गोवा और गोवा से कर्नाटक, ये 3 राज्यों में फैली है। मैं इंपॉर्टेंट करके कह रहा हूँ, केरल के अंदर नहीं आती है, ठीक है। पेपर में सवाल दिया था लास्ट टाइम भी, यहीं से सवाल दिया था, पूछा गया था कि कहाँ पे कोंकण रेलवे परियोजना नहीं है, तो ये केरल में नहीं है, ध्यान रखना केरल इसमें शामिल नहीं है, केरल तक नहीं जाती है। इसमें आपको जो ध्यान रखना वो ये ध्यान रखना है कि यहाँ तक है। इसका मुख्यालय कहाँ पर बेटा, मुख्यालय इसका नवी मुंबई के अंदर, कहाँ पर, नवी मुंबई, ये ध्यान रखना है। 90 में इसकी शुरुआत हुई थी बनने की, इसका उद्घाटन या शुरुआत कब हुई थी बनने की, वो 1990 में हुई थी, और पहली ट्रेन जो इस पर चली थी वो 1998 में चली थी। ये बात आप लोग चाहें तो छोड़ सकते हैं, कोई मतलब नहीं है, बस ये और ये 3 बातें इसमें आप ध्यान रख लेंगे। लगभग 760 किलोमीटर का यहाँ पे क्या है, ट्रैक है, आप लोग ये ध्यान रख सकते हैं बस, ठीक। इसके अलावा भारत की पहली मेट्रो ट्रेन कहाँ चली थी, भारत की पहली मेट्रो ट्रेन ये कहाँ पे बेटा, ये कलकत्ता के अंदर ही चली थी, ठीक है। 1984 में इसका उद्घाटन करा गया था, ध्यान रखेंगे। और ये भारत की पहली भूमिगत मेट्रो भी थी, भारत की पहली भूमिगत मेट्रो, ये भी ध्यान रखना, कलकत्ता वाली मेट्रो भारत की पहली भूमिगत मेट्रो थी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। और भारत की पहली मेट्रो ट्रेन भी कहाँ चली, कलकत्ता में। इसके अलावा आपको इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कलकत्ता मेट्रो को 17वें जोनल का दर्जा दिया गया है, ठीक है। कलकत्ता मेट्रो को रेलवे ने 17वें जोनल रेलवे का दर्जा दिया है, 17वें जोनल रेलवे का दर्जा दिया है, और ये दर्जा 2010 में दिया गया था, ठीक है। एक ये ध्यान रखना। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है, कमेंट सेक्शन में बताना, भारत का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे और सबसे छोटा, सबसे बड़ा और सबसे छोटा नेशनल हाईवे, ठीक है, कौन सा है, मुझे कमेंट सेक्शन कर देना, जरा आंसर आप लोग कर देंगे। भारत का सबसे बड़ा और सबसे छोटा नेशनल हाईवे, ठीक है। तो ये बातें आई थिंक आपको बात समझ में आई होगी। मैं अब थोड़ा सा आगे की तरफ चल रहा हूँ, चलिए। तो यहाँ मैं सबसे पहले आप लोगों को ख़त्म करवा देता हूँ। देखिए, पेपर में ना बड़ा इम्पोर्टेंट बनता है, आपने सुना होगा कि कई बार पेपर में सवाल आते भी हैं। जैसे मैं आपसे बात करूँ तो देखो, हिस्ट्री में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनता है कि जो मैं कल नहीं करवा पाया, आपको मैंने बता भी रहा था कि वीडियो बहुत लंबी हो जाती। कल हम लोगों ने इंडियन नेशनल कांग्रेस देखी थी, और मुझे याद होगा इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला अधिवेशन कमेंट में करना। यहाँ पे क्या है, बम्बई हॉट स्टार बना देंगे, कलकत्ता, मद्रास, इलाहाबाद, ठीक है, और देन मुंबई, इसी तरीके से अधिवेशन हुए हैं, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको रिवीजन कर लिया होगा, और आपने अगर क्लास नहीं देखी होगी तो 21 नंबर क्लास देख लेना, महत्वपूर्ण है। अब देखो, यहीं पे अगर हम बात करें यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन, तो सबसे पहले कौन आए, पुर्तगाली आए, पुर्तगालियों के बाद डच, डचों के बाद आपका क्या है, यहाँ पर अंग्रेज,
अंग्रेज के बाद डेन के बाद फिर फ्रांसीसी और स्वीडिश वगैरह बहुत सारे लोग आए। आपके सिलेबस में पुर्तगाली दिए हैं, डच दिए हैं और फ्रांसीसी दिए हैं, ठीक है, यूरोपीय कंपनियों का आगमन के तौर पर। यानी कि अंग्रेज और डेनों की बात उन्होंने यूरोपीय कंपनी में नहीं करी है। बाकी अंग्रेज तो आपने सारे ही पढ़ने हैं, इतिहास में सारा इतिहास हमारा क्या है, अंग्रेज़ों के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है। हम लोग सब वही लूट खसोट के ले गए हम लोगों से, ठीक है। तो यहाँ से कई बार सवाल बनता है, तो ज़रा देखने की कोशिश करते हैं पुर्तगालियों से क्या क्या सवाल बन सकता है, कौन कौन से महत्वपूर्ण। तो सबसे पहले पुर्तगाली देख लेते हैं, ठीक है। देखो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, एक एक सवाल बड़ा महत्वपूर्ण हो सकता है। सबसे पहले 17 मई को 1498 में कौन आए, वास्को डी गामा आए। वास्को डी गामा ये पहले पुर्तगाली हैं जो भारत में जिन्होंने प्रवेश किया 17 मई 1498 को। जिस रास्ते से आए उस मार्ग का नाम है केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप। देखो एक बात का ध्यान रखना, जितने भी शब्द लिख रहा हूँ वो सब पेपर में कहीं ना कहीं आए हैं, तो ये चीज़ का ध्यान रखना। देखो जब ये नोट्स बनाया जाता है ना, सच बता रहा हूँ ईमानदारी से, तो बहुत बारीकी से इस चीज़ का निरीक्षण करा जाता है कि जो पेपर में आया हुआ है या पेपर में आने की संभावना है केवल वही इसके अंदर डाला जाए। एक भी फालतू वर्ड इसमें लिखने की कोशिश नहीं रहती, और आप समझ सकते हैं। तो देखिए इस चीज़ को, एक एक शब्द को आप अच्छे से देखना, ठीक है। बिल्कुल भी आप लोग नज़रअंदाज मत करना एक एक शब्द। कभी सोचो कि सर केप ऑफ गुड होप का क्या है, ये पेपर में कई बार पूछा जाता है बच्चे कि वास्को डी गामा किस मार्ग से होते हुए भारत में आया था, तो केप ऑफ गुड होप में आए थे। इसके बाद ये कहाँ पहुँचे, बंदरगाह पहुँचे। बंदरगाह आप बताओ कि कालीकट बंदरगाह पहुँचे। कालीकट में, कालीकट केरल पे है, ठीक है, केरल बंदरगाह पहुँचे। वहाँ जाकर के उस समय वहाँ के जो शासक थे वो जमोरिन थे, तो ये भी नाम ध्यान रखना, जुमोरिन जो भी आप कहना चाहो, जमोरिन वहाँ के शासक थे, तो ये ध्यान रखना। मोहम्मद हनीफ करके इनका एक गुजराती साथी भी इनके साथ में था, तो ये ध्यान रख सकते हैं। तो वास्को डी गामा पहले व्यक्ति केप ऑफ गुड होप के मामले से आए, इस रास्ते से आए, कालीकट पहुँचे बंदरगाह में, और शासक कौन है उस समय, जमोरिन है, ठीक है। अब देखो यहाँ से इम्पोर्टेंट बात क्या शुरू होती है बच्चे, कि इनका पहला गवर्नर जो बनाया गया वो अल्मेडा था, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ये इनका पहला गवर्नर बनाया गया था, यानी पहला पुर्तगाली गवर्नर। अगर हमसे पूछा जाएगा प्रथम पुर्तगाली गवर्नर, तो आप क्या बताओगे, वो आप बताओगे क्या, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। और इसने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू करी थी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ब्लू वाटर पॉलिसी किसने शुरू करी थी, इसने शुरू करी थी 1505 से लेकर के 1509 तक ये शासन में रहा, तो वैसे इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि प्रथम पुर्तगाली गवर्नर, ब्लू वाटर पॉलिसी। और इसके अलावा देखो आप लोग इसमें देखोगे कि एक तरीके से अंग्रेज़ों ने ना क्या कर लिया था, समुद्री मार्ग पर अपना अधिकार कर लिया था, क्योंकि भारत के समुद्री मार्ग को खोजने का श्रेय किसे जाएगा, पुर्तगालियों को जाएगा। इसलिए आप ये कह सकते हैं कि जो भारतीय पुर्तगाली समुद्री साम्राज्य था उसे एस्तादो दा इंडिया कहते थे बेटे, एस्तादो दा इंडिया। तो ये आप लोग ध्यान रख सकते हैं, एस्तादो दा इंडिया के नाम से इसे जानते थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, महत्वपूर्ण बनता है, एस्तादो दा इंडिया के नाम से जानते हैं। इसके अलावा देखिए इसी समय 1503 में आप लोगों को ध्यान रखना है कि इनकी पहली फैक्ट्री लगी थी कहाँ, कोची केरल में, ठीक है। पहली फैक्ट्री कहाँ पे, कोची केरल के अंदर क्या लगाई गई थी, इनकी पहली फैक्ट्री लगाई गई थी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कोची केरल में पहली फैक्ट्री इनकी लगी, तो ये ध्यान रखना, ठीक। इसके बाद दूसरा इनका जो आपका गवर्नर है उसका नाम डाल देते हैं अल्बुकर्क, ठीक है। अल्मेडा ध्यान रखना, अल्मेडा, और दूसरा कौन है, अल्बुकर्क। बस अल्बुकर्क ध्यान रखना, अपना काम हो जाएगा। अल्बुकर्क थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। देखिए अगर वास्तविक शक्ति का संस्थापक है, पुर्तगालियों की वास्तविक शक्ति, यानी कि एक तरीके से जो शुरुआती गवर्नर था वो बहुत बेहतर तरीके से काम नहीं कर पाया, क्योंकि एक तो नई नई जगह होगी, नया नया माहौल होगा, और यहाँ थोड़ा सा एडजस्ट होने में समय लगा, तो इससे सारी ज़मीन तैयार मिली। तो हम ये कह सकते हैं कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक जो संस्थापक है वो ये है। भारत में पुर्तगाली शक्ति का
वास्तविक संस्थापक, वो कौन है? वो अल्बुकर्क। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको इसमें डालना चाहो डाल दो कि 1510 में एक आदिल यूसुफ शाह थे, इनसे गोवा जीता था इन्होंने। ठीक है, गोवा जीता था, तो ये आप लोग ध्यान रख सकते हैं, गोवा जीत लिया गया था अल्बुकर्क के समय। बाकी अल्बुकर्क के समय इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। एक चीज़ और देखो ध्यान रखना, कॉर्टेज व्यवस्था क्या थी? कॉर्टेज व्यवस्था ध्यान से समझना। देखो समुद्री मार्ग पर अधिकार किसका हो गया? पुर्तगालियों का हो गया। तो जो भारतीय समुद्री व्यापारी थे, तो अगर उन्हें अब अपने जहाज़ पानी में चलाने हैं तो उन्हें लाइसेंस लेना पड़ता था गोवा के वायसराय से। यानी कि एक तरीके से गोवा के मालिक पुर्तगाली बन गए थे इसे जीतने के बाद, तो इनसे लाइसेंस लेना पड़ता था, जिसके बदले में ये मोटी रकम उनसे क्या करते थे? ऐंठा करते थे। तो उसी को क्या बोला गया? कॉर्टेज व्यवस्था बोला गया। समझ गए कि भारतीय जो समुद्रिक व्यापारी होते थे उन्हें क्या करना पड़ता था? लाइसेंस लेना पड़ता था, और वही व्यवस्था क्या कहलाती थी? कॉर्टेज व्यवस्था कहलाती थी। अच्छा, इसके अलावा देखो पुर्तगालियों को प्रिंटिंग प्रेस और तंबाकू की खेती की शुरुआत करने का श्रेय भारत में दिया जाता है। प्रिंटिंग प्रेस और तंबाकू की खेती वो श्रेय इन्हें दिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद ये तो आप सभी जानते हैं कि सबसे पहले पुर्तगाली आए और सबसे बाद में भी कौन गए? पुर्तगाली गए। सबसे पहले आए और सबसे बाद में गए। ठीक है, ये ध्यान रखना बस। इसके अलावा कुछ भी ध्यान रखने की ज़रूरत आपको है नहीं पुर्तगालियों से। नेक्स्ट आपको देखते हैं डच देखने की कोशिश करते हैं। कुछ भी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल बेफिक्र होकर जाना। पेपर में अगर सवाल आएगा तो जितनी बात पुर्तगाली से बता दी, इससे बाहर नहीं जाएगा, बेफिक्र होकर के पढ़ के जाइए। ठीक है, डचों की बात करते हैं। डच यानी कि नीदरलैंड के निवासियों को क्या बोलते हैं? डच, या एक तरीके से हॉलैंड के निवासी कह सकते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? डच के नाम से जानते हैं। ठीक है, इन्होंने भी क्या किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड बनाई और भारत में कोशिश करी आने की, और यहाँ पे काम करना शुरू कर दिया। ठीक है, 1596 में पहला व्यक्ति आया, पहला डच भारत आया, इसका नाम था हार्नेलियस हाउटमैन। ये पहला डच व्यापारी था जो भारत आया। नाम जरूर ध्यान रखना, हार्नेलियस हाउटमैन 1596 में। इसके अलावा 1605 में पहली फैक्ट्री लगी मसूलीपट्टम में, या मूसलीपट्टम के अंदर पहली फैक्ट्री लगी इनकी, फर्स्ट फैक्ट्री। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। इसके अलावा आपको देखो ध्यान रखना, मोटे तौर पर अगर मैं आपसे कहूँ तो एक तरीके से केरल को तो अधिकार क्षेत्र में ले लिया। केरल गोवा वाला क्षेत्र किसने? पुर्तगालियों ने। तो इनके पास क्या बचा? यही वाला एरिया बचा। तो यहाँ आंध्र प्रदेश की ओर ये कहाँ पहुँचे? मसूलीपट्टम, यानी आंध्र प्रदेश की ओर जाने की कोशिश करी इन्होंने। इसके अलावा आपको यहाँ इन्होंने दूसरी फैक्ट्री भी लगाई, कहाँ? पुलिकट में। ठीक है, कहाँ लगाई? पुलिकट में। कई बार पेपर में पूछते हैं कि ये देखो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर एक जगह पड़ती है पुलिकट। पेपर में आया था अभी, ये किसकी सीमा पे? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पे एक जगह पड़ती है पुलिकट, और पुलिकट एक झील भी है, तो ये ज़रूर ध्यान रखना है। और ये खारे पानी की दूसरी झील है, खारे पानी की भारत में दूसरी सबसे बड़ी झील, सेकंड सबसे बड़ी झील है ना। अगर कोई बता पाएगा तो मुझे बताना ज़रूर कि खारे पानी की पहली सबसे बड़ी झील कौन सी है और कहाँ पे है। ठीक है, पुलिकट से सवाल क्या बन जाता है कई बार, ये किस स्टेट में पड़ता है? तो ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पे पड़ता है, बच्चे ध्यान रखना। यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल क्या है, देखो 1653 में हुगली के आगे एक जगह पड़ती है चिनसुरा। तो चिनसुरा के अंदर इन्होंने क्या किया था? एक महल बनवाया था, चिनसुरा फोर्ट या चिनसुरा महल के नाम से जाना जाता है। और डचों की इस कोठी का ध्यान रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, ये डचों ने बनवाया था। 1653 में चिनसुरा के अंदर महल बनवाया था, फोर्ट बनवाया था डचों ने, जिसका दूसरा नाम गुस्तावुस फोर्ट भी है। गुस्तावुस फोर्ट बहुत महत्वपूर्ण है यार, ये वाला सवाल ना बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। कई बार डचों से अगर सवाल पूछा जाता है तो बेसिकली यहाँ से सवाल आता है। इसके अलावा देखो ध्यान रखना, 1664 के आसपास आप ध्यान रखोगे कि औरंगजेब ने क्या किया था? डचों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में व्यापार करने की अनुमति दी थी। ठीक है, कहाँ कहाँ? बंगाल,
बिहार उड़ीसा में व्यापार करने की अनुमति कितने कर पे? लगभग 31.5% वार्षिक चुंगी पर। ये ध्यान रखना, 31.5% वार्षिक चुंगी पर बंगाल, बिहार और उड़ीसा में व्यापार करने की अनुमति मिली थी डचों को। किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा। इसके अलावा थोड़ी सी तबीयत ऐसी ही हो रही है, ठीक है। 1759 में बेडरा का युद्ध लड़ा गया था, जो एक निर्णायक युद्ध था जिसमें डच पराजित हुए और भारत छोड़ करके उन्हें जाना पड़ा। अंग्रेज़ों ने इन्हें पराजित करा। तो अंग्रेज वर्सेस डच, यहाँ क्लाइव करके है ना, इनकी तरफ से कौन लड़ रहा था? क्लाइव, और इन्हें डचों को हराया और यहाँ से इन्हें जाना पड़ा। तो ये ध्यान रखना, बेडरा का युद्ध है, बंगाल का युद्ध है। बेडरा कहाँ पड़ता बेटा? बंगाल में। तो ये बहुत महत्वपूर्ण युद्ध है डचों में। डच इससे बाहर नहीं जाएगा, 100% लिख के दे दूंगा। इम्पोर्टेंट बात क्या है? सबसे पहली चीज़ कि पहला डच कौन है? हार्निलियस हाउटमैन, जो भारत आया। दूसरी बात, पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में, ध्यान रखना, पुलिकट दिमाग में रखना, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चिंसुरा फोर्ट। तीसरी बात, बेडरा का युद्ध महत्वपूर्ण बनता, ठीक। इसके बाद बात आती है फ्रांसीसी की। तो फ्रांसीसी की निपटा देते हैं अभी। देख, देखिए, अगर चीज़ें समझ आती हैं आपको तो आप इसे शेयर ज़रूर करिए दोस्तों तक, ताकि अधिकतर लोगों तक पहुंच पाएँ। इसके अलावा जल्द ही आपका RO वगैरह की तैयारी के लिए हम लोग काम शुरू कर देंगे। तो वहाँ पे हम लोगों को बहुत लोगों तक पहुँचना है, सब लोगों को साथ लेके चलना, और एक एक बात को बारीकी से डिटेल समझते चलता है, तो तब वहाँ बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे। अभी मैं फ्रांसीसियों की बात करता हूँ। देखो, फ्रांसीसियों में 2-3 बातें महत्वपूर्ण। पहली बात क्या है, आपको जो ध्यान रखना है कि इनकी पहली खोटी सूरत में, फ्रैंको आपकी कारो के द्वारा, 1668 फ्रैंको कैरो द्वारा। कहाँ पे? सूरत से शुरुआत होती है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद 1673 फ्रैंको मार्टिन, ये एक बस्ती बसाता है जिसका नाम रखा जाता है पांडिचेरी। तो ये कई बार पेपर में बनता बच्चे कि पांडिचेरी की शुरुआत किसने करी थी, किसने स्थापना करी थी? वो फ्रैंको मार्टिन ने की थी। और 1731 में इनका एक गवर्नर बनाया गया था जिसे डुप्ले कहते थे, डुप्ले, ठीक है, फ्रेंच गवर्नर था। आप कहोगे सर 2-3 बातें बता के काम खत्म कर दिया। बिल्कुल ख़त्म कर दिया। इसके अलावा कुछ बात नहीं करेंगे, जो बात करेंगे वो पेपर में डाल रहा हूँ अभी। देखो, डुप्ले पूछते हैं कौन सा गवर्नर था, तो आपको बस ये ध्यान रखना है फ्रेंच गवर्नर था, ठीक है, ध्यान रखना, बस ये महत्वपूर्ण बात है। इसके अलावा 1760 में आपको ध्यान रखना वांडीवास का युद्ध, ठीक, किसका युद्ध? वांडीवास का युद्ध, ठीक है। किस किस के बीच? अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच में। अंग्रेज वर्सेस फ्रांसीसी। हारे कौन? फ्रांसीसी हारे, और हारने के साथ ही इनका सारी कहानी क्या हो गई? यहाँ से समाप्त हो गई। ध्यान रखना बस, वांडीवास का युद्ध ध्यान रखना कब लड़ा गया था? 1760। इसके अलावा कुछ भी मत याद रखना, कोई ज़रूरत नहीं है, इतना देख के जाना, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। अब देखो, इसमें लास्ट चीज़ एक और बता रहा हूँ इतिहास में आज की क्लास की, वो क्या है? देखिए होता क्या है बच्चे कि मोटे तौर पर अगर मैं आपसे कहूँ तो मैंने आपको ब्रह्म समाज पढ़ाया था, पहले आर्य समाज पढ़ाया था, और आज रामकृष्ण मिशन मैं आपको यहीं करवा रहा हूँ। तेज़ी से करवा देता हूँ रामकृष्ण मिशन। वही बातें जो पेपर के लिए महत्वपूर्ण हैं। पहली बात, इसकी स्थापना 1897 में किसके द्वारा? स्वामी विवेकानंद के द्वारा। कहाँ? वेल्लूर कलकत्ता के अंदर, वेल्लूर कलकत्ता, ठीक है, ध्यान रखना। किससे? इनके गुरु थे स्वामी विवेकानंद जी के, जिनका नाम क्या था? रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस, उनसे प्रेरित होकर के इस आश्रम की स्थापना करी गई थी। परमहंस का मतलब होता है कि ऐसा प्राणी जो सुख और दुख से परे चला गया हो। दूसरी बात, रामकृष्ण मिशन का सीधा ध्येय क्या है? मानव सेवा, ठीक है, कि सब कुछ करते रहिए लेकिन मानव सेवा सर्वोपरि है, सबसे ऊपर। इनका नाम, वास्तविक नाम गजोधर चट्टोपाध्याय, ठीक है। आपको जो ध्यान रखना है कि रामकृष्ण परमहंस जी का
वास्तविक नाम गजोधर चट्टोपाध्याय और इन्हें दक्षिणेश्वर संत के नाम से जानते हैं। ठीक है, दक्षिणेश्वर संत मोस्ट इम्पोर्टेंट बनेगा बच्चे, क्या दक्षिणेश्वर संत के नाम से किसे जानते हैं? रामकृष्ण परमहंस को। इसके अलावा कुछ भी ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। इनका मूल नाम क्या है? नरेंद्रनाथ दत्त। नरेंद्रनाथ दत्त, ये क्या है इनका मूल नाम? महाराज खेतड़ी के कहने पर, यानी कि एक महाराज खेतड़ी एक साम्राज्य था, वहाँ के एक महाराज थे, उनके कहने पर इनका नाम क्या कर दिया गया था? स्वामी विवेकानंद किया गया था। दोबारा से समझिए, महाराज खेतड़ी के नाम पे राजा कुंवर कुछ इस तरीके से करके है, तो आप बस महाराज खेतड़ी ध्यान में रखेंगे। इनके कहने पर स्वामी विवेकानंद कर दिया गया था। विवेकानंद जी के बारे में आपको 2-3 बातें। पहली बात, 1893 में प्रथम धर्म सम्मेलन हुआ था। प्रथम धर्म सम्मेलन कहाँ पर? शिकागो में। ये शिकागो कहाँ पड़ता है बेटा? USA के अंदर, अमेरिका में। वहाँ ये शामिल हुए थे, ये ध्यान रखना है। 1896 में न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना। वेदांत सोसाइटी की स्थापना कब? 1896 में। 97 में क्या बनाया? स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना। 1900 में ध्यान रखना है, सेकंड धर्म सम्मेलन हुआ था पेरिस। सेकंड धर्म सम्मेलन कहाँ पर? पेरिस में हुआ था। और विवेकानंद 1863 में पैदा हुए थे और 1902 में मर गए थे, ध्यान रखना। इनकी 2 पत्रिका बहुत ध्यान रखना, एक तो है प्रबुद्ध भारत। प्रबुद्ध भारत इनकी एक पत्रिका है जो अंग्रेजी भाषा में छपती थी मेरे प्यारों। दूसरी है इनकी उद्बोधन। उद्बोधन जो बंगाली भाषा में थी, जो बंगाली भाषा। आज लग रहा होगा रूड से हो रहे सर, मैं रूड नहीं हो रहा हूँ, मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, इसलिए बस मैं फटाफट, देखिए ज़रूरी है, जो टॉपिक ज़रूरी है वो करवा दूंगा बैठ के, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा। ध्यान रखना, इनकी पुस्तक का ध्यान रखना आप लोग। एक इनकी पुस्तक है राजयोग, एक इनकी पुस्तक है कर्मयोग, और एक इनकी पुस्तक है आपकी वेदांत फिलॉसफी या वेदांत दर्शन या फिलोसफी, जो भी आप कहना चाहो। इनकी 3 पुस्तक है। इसके अलावा टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लो आप लोग हमारा ना, मैं टेलीग्राम का लिंक नीचे डालूंगा, उसे ज़रूर ज्वाइन कर लो। ठीक है, राजयोग, कर्मयोग, वेदांत, बाकी ये सब किताबें इनकी हो जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा इनकी एक शिष्या का नाम आपको ध्यान रखना है, विवेकानंद की मार्गरेट नोबल, सिस्टर निवेदिता। ठीक है, सिस्टर निवेदिता, ये इनकी शिष्या का नाम है। ठीक है, ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको 2 नाम से इन्हें पुकारा जाता है। पहला, नव हिंदू जागरण के संस्थापक। नव हिंदू जागरण के संस्थापक वो किन्हें बोलते हैं? वो विवेकानंद को बोलते हैं। बाकी सुभाष चंद्र बोस ने इसने आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन के आध्यात्मिक पिता, आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन के आध्यात्मिक पिता के नाम से इन्हें जाना जाता है, सुभाष चंद्र बोस ने कहा। ठीक है, तो ये आपको रामकृष्ण मिशन में ध्यान रखना। आज की क्लास आपको कैसी लगी ज़रूर मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा अगर आपकी सहायता होती है वास्तव में, तो देखिए आप अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी जितनी भी क्लासेस हैं उन सब क्लासेस को आप देख लीजिए। इसके अलावा शायद आपको कल प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, प्रैक्टिस सेट मिलेंगे आप लोगों को। ठीक है, उत्तराखंड के भी मिलेंगे आपको, इसके अलावा हिंदी भी मिलेगी आपको। ठीक है, तो बाकी आप एक अच्छा पैकेज करिए और ईमानदारी से मेहनत करके अपना पेपर दे के आ जाइए। लोड लेने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, ईमानदारी से पढ़ के जाइए, अच्छा पेपर होगा। ठीक है, बस अपनी मेहनत करिए। बाकी अगली क्लास में मुलाकात करूँगा फिर धमाकेदार कुछ चीज़ें जो आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली हैं दोस्तों, तो वो करेंगे। बाकी सावन शुरू होने वाला है, कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है, तो जय महाकाल। महाकाल का स्मरण करते हुए अपनी मेहनत में लगे रहिए, जरूर सफलता प्राप्त होगी। ठीक है, चलिए फिर मुलाकात होगी अगली क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।